नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस 16 मई 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी मेमोरी बेस्ड जीके के सवाल मिल चुके हैं। टोटल 25 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे। ये सभी सवाल स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर भेजे हैं। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना और PDF फाइल भी यहाँ पर आपको मिल जाती है। टेलीग्राम पर सर्च करना है @trendgk या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली लिंक है, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। आप कमेंट करके बताना आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है वो कौन सी डेट को होने वाला है, ताकि उसके अनुसार आपके सामने कंटेंट सामने आ सके। तो सवाल नंबर 1, जब क्रिकेट बॉल फील्ड से स्पर्श करते हुए सीमा रेखा से बाहर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चंस। तो जब क्रिकेट बॉल फील्ड से स्पर्श करते हुए जाती है तो 4 रन है, और स्पर्श नहीं करती है, डायरेक्टली ऊपर से बाउंड्री को पार करती है तो वो 6 रन हो जाता है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं तो टेक्स्ट बुक से जुड़कर आप प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट पर आधार पर नेक्स्ट लेवल जो स्मार्ट वर्क के तौर पर टॉपर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पास प्रो एक नया फीचर है। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के जो जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, जैसे एसएससी की तैयारी करें तो एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड हुए हैं वो शिफ्ट वाइज आपको एज ए मॉक फॉर्मेट में वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। साथ ही साथ उन प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट पर आधारित अदर आपको यहाँ पर टेस्ट मिलने वाले हैं, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और टेक्स्ट बुक पास का फ़ायदा ये है कि एक पास ले लो जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हो। अभी यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो, जनरल पास और पास प्रो पर अभी ऑफर चल रहा है। आज लास्ट डे 16 मई है। सबसे कम प्राइस 449 रुपये में। कब? जब आप TTG के कूपन कोड यूज़ करेंगे। इस कूपन कोड के बाद आपको सबसे कम प्राइस में टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल जाएगा, और इसमें आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दोबारा भी अटैम्प्ट कर सकते हो। ये इसका और फीचर है, और लाइव मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिल जाता है पास प्रो में। बाकी जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास लेते हैं उसको प्रीवियस ईयर के आधारित मॉक टेस्ट मिलते हैं। सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट बुक में मिल जाते हैं, यानी 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, चाहे स्टेट लेवल के सेंट्रल लेवल की तैयारी करते हो, एक पास ले लो जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट हो। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में TTG के कूपन कोड से आप चेकआउट कर सकते हो। अगला सवाल, किस खेल में कुल 11 खिलाड़ी होते हैं? तो खेल यहाँ पर हॉकी में 11 होते हैं, क्रिकेट में 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 खिलाड़ी, खो खो में 9 खिलाड़ी, नेटबॉल में 7, पोलो में 4, रग्बी फुटबॉल में 15, ब्रिज में 2, आइस हॉकी में 6, वॉलीबॉल में 6, वाटर पोलो में 7 प्लेयर्स होते हैं। किस विभाग के द्वारा वन हेल्थ पायलट प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है? किस डिपार्टमेंट के द्वारा? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में पशुपालन और डेयरी विभाग की पहल है। वन हेल्थ पायलट है पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य है चुनौतियों से निपटने के लिए पशु, मानव और पर्यावरण स्वास्थ्य के हितधारकों को एक साझा मंच प्रदान करना। और ये कौन कर रहा है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से इसको संचालित या फिर प्रशासित किया जा रहा है। और कौन से 2 राज्यों में? कर्नाटक और उत्तराखंड में वन हेल्थ फ्रेमवर्क। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ MgCl2 का रासायनिक नाम पूछा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड है। इजी सवाल। किस फाइबर को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है? तो जूट होता है ना, उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है, क्योंकि सबसे एक तो ये सस्ता प्राकृतिक रेशा है, और सर्वाधिक जूट का उत्पादन होता है वेस्ट बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। अगला सवाल, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को ने इस्पात उत्पादन कब शुरू किया? टिस्को ने 1912 में इस्पात यानी आयरन प्रोडक्शन 1912 में टिस्को के द्वारा शुरुआत किया गया है। टाटा स्टील लिमिटेड है, इसकी स्थापना हुई है 1907 में जमशेद सिंह और दोरबजी टाटा के द्वारा, और 1911 में उन्होंने पहले पिग आयरन का उत्पादन किया, फिर उन्होंने स्टील का उत्पादन 1912 में। नेक्स्ट वाले यहाँ पर पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचनाएं। पंचतंत्र संस्कृत पद्य और गद्य में परस्पर संबंधित पशुदंत कथाओं का एक प्राचीन भारतीय संग्रह है। नेक्स्ट सवाल, लाला लाजपत राय किस संगठन से जुड़े हुए थे? तो लाला लाजपत राय आर्य समाज से संबंधित थे। जो हिंदू सुधार आंदोलन है आर्य समाज, उनसे संबंधित थे, और इसकी स्थापना आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में की थी, और इसी समाज से आर्य समाज से लाला लाजपत राय भी जुड़े हुए थे। जीवित जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होते हैं वो हेट्रोट्रॉप्स या फिर विषमपोषी कहलाते हैं। या तो अन्य जीवों पर या फिर जो पेड़ पौधों पर भी निर्भर होंगे वो सभी विषमपोषी होंगे। जानवर या फिर गैर प्रकाशक जो संश्लेषक पौधे हैं जो कि
भोजन अपना स्वयं नहीं बना सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वो विषमपोषी की कैटेगरी में आते हैं। और स्वपोषी जिसे ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट सवाल, सोनल मानसिंह को किस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? सो सोनल मानसिंह को यहाँ पर 2 पद्म अवार्ड, एक तो 1992 में पद्म भूषण मिला है और 2003 में पद्म विभूषण दिया गया था। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी डांसिंग स्टाइल के डांसर हैं। जम्मू कश्मीर में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? जम्मू कश्मीर की बात करें तो राउप का नाम आता है, काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है। जम्मू कश्मीर में लोक नृत्य है राउप। इसके अलावा डमहल भी जम्मू कश्मीर में, हिक्कत है, मांडज है, कूद नाच है, ये सभी जम्मू कश्मीर के प्रमुख डांसेज हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के जो टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें 24वें तीर्थंकर थे महावीर जैन, भगवान महावीर। और जन्म भगवान महावीर का वैशाली के राजेश क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ है। मोक्ष स्थान पावापुरी है। भगवान महावीर का बचपन में नाम है दोस्तों वर्धमान। बाकी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभनाथ हैं। सभी 24 तीर्थंकर का आप प्रतीक भी देख सकते हो। ऋषभनाथ जिसे आदिनाथ भी बोला जाता है वो प्रथम तीर्थंकर है, उनका प्रतीक है सांड। उसके बाद अजितनाथ का हाथी है। और ये सभी आप देख सकते हो 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक क्या हैं, लास्ट वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। महावीर का, जो भगवान महावीर का प्रतीक है शेर, पार्श्वनाथ का है सांप, नेमिनाथ का है शंख, और ये सभी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वाले यहाँ पर देख लेते हैं, पद्मश्री पाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? तो फर्स्ट एक्ट्रेस जो कि पद्मश्री दिया गया है उनका नाम है नरगिस दत्त। नरगिस दत्त, इन्हें 1958 में पद्मश्री दिया गया है। पद्म अवार्ड की शुरुआत दोस्तों 1954 में हुई है। भारत रत्न और सभी पद्म अवार्ड जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण आ जाते हैं, 1954 में ये चारों ही अवार्ड की शुरुआत हुई थी। जिसमें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो भारत रत्न है। सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया है? तो 3 प्रमुख जो भारत रत्न जो सबसे पहले प्राप्त करता है उसमें सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन है। और पद्म अवार्ड आपको पूछ लें, मैरी कॉम पद्म विभूषण जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी, प्रथम महिला खिलाड़ी जिन्हें पद्म विभूषण दिया जा चुका है, मैरी कॉम है। और पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी वो आरती गुप्ता है। और पूछ ले कि पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथन आनंद है। नेक्स्ट वाला, वर्तमान राज्यसभा के सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ है वर्तमान में राज्यसभा के सभापति, जो कि 14वें जो भी उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। और जिसे आप पदेन सभापति बोलते हो। 11 अगस्त 2022 से जो 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं वो जगदीप जी धनखड़। तराइन के सेकंड युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? तराइन का सेकंड युद्ध हुआ है दोस्तों 1192 में। इसमें पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हराया था। क्योंकि इससे पहला जो युद्ध हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तो 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। तराइन जगह कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा में। भारतीय संविधान की कैबिनेट प्रणाली कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में जो मंत्रिमंडल है, कैबिनेट प्रणाली है, वो दोस्तों ब्रिटेन, यूके के संविधान से अडॉप्ट की गई है। राष्ट्रीय पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? राष्ट्रीय पोषण अभियान है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की पहल है। इस अभियान को 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत की है। पोषण अभियान के तहत हर साल, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। किस महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में हर साल मनाते हैं? तो सितंबर माह को। कौन सा औषधि चट्टान का प्रकार है? औषधि चट्टान का प्रकार में आपके उदाहरण में चूना पत्थर आता है, बलुआ पत्थर, ये 2 प्रमुख हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर औषधि हैं। शैल भी औषधि हैं। औषधि शैल को द्वितीयक चट्टान कहा जाता है। आग्नेय शैल जो मैग्मा तथा लावा के जमने से बनती है, आग्नेय में ग्रेनाइट और बेसाल्ट प्रमुख उदाहरण हैं। बात करें रूपांतरित की, तो रूपांतरित में ये सभी नीस, क्वार्ट्जाइट, मार्बल, फाइलाइट, शिस्ट वगैरह है। जीडीपी में डी का मतलब इसका हुआ कि जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, और इसका जो फॉर्मूला है उसमें आपके उपभोग प्लस सकल निवेश प्लस सरकारी खर्च, उसमें निर्यात माइनस आयात करना है। जीडीपी के अनुसार विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की रैंक है, नॉमिनल जीडीपी के अनुसार 5वीं है, पीपीपी मॉडल पर है 3री रैंक। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, बैतरणी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। किसी सभा, संसद, समिति, कार्यकारिणी की बैठक में जो न्यूनतम आवश्यक सदस्यों की संख्या, कोई भी सभा हो गई, संसद जैसे लोकसभा, राज्यसभा में कोई भी बैठक के लिए मिनिमम सदस्य इतने तो चाहिए ही चाहिए, तो उस सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के केस में आपको गणपूर्ति या फिर कोरम संख्या का पूछ लेना, तो लोकसभा और राज्यसभा में कोरम संख्या, जितने भी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनका 1/10 सदस्य हैं वो मिलकर
कोई भी मीटिंग है वो आयोजित कर सकते हैं। तो जैसे कि लोकसभा के लिए 55 हो जाएगा, 550 है तो लगभग 55 मेंबर्स, और राज्यसभा के लिए 250 है तो 25 मेंबर्स अनिवार्य है कोरम के लिए किसी बैठक के लिए। पोंगल किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो पोंगल है तमिलनाडु का फसल त्यौहार है जो कि दक्षिणी क्षेत्र में आ जाएगा जनवरी फरवरी मार्च माह में। राष्ट्रकूट के राजा दंतिदुर्ग के अनुसार तख्तापलट के दौरान किया गया अनुष्ठान को क्या कहते हैं? तो 8वीं शताब्दी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रमुख दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य अधिपति को उखाड़ फेंका और हिरण्यगर्भ इन्होंने एक अनुष्ठान कराया, उसका नाम पूछा जिसका नाम है हिरण्यगर्भ। निम्न में से स्तनधारी जीव कौन सा? तो स्तनधारी में यहाँ पर जो मेमाल्या है तो उसमें आपकी मेमाल्या में मनुष्य आ जाता है, कंगारू है, और मेमाल्या चूहे, सिल्लू, गिलहरी, खरगोश, चमगादड़, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, व्हेल, मछली, बैल, बंदर, ये सभी मेमल्स हैं, स्तनी वर्ग है। अंतिम सवाल, भारत में जनगणना कितने वर्ष के अंतराल में होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल में है। शुरुआत जो हुई थी 1872 में, उस समय लॉर्ड मेयो ने की है। नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय, और देश की 16वीं जनगणना है 2021 में जो कि स्वतंत्रता के बाद 8वीं रहेगी। 2021 की जनगणना का विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण, और यहाँ पर 31 प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 की जनगणना में। 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना हुई है। आर्थिक जनगणना अलग है और जो 10 वर्ष के अंतराल में होती है वो अलग है। पहली आर्थिक जनगणना 1977 में। दुनिया का सबसे बड़ा गुफा चट्टान से भी एक ऐसा क्वेश्चन से एग्जैक्ट डाटा नहीं मिला है। सवाल जो इनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये सभी 25 सवाल आज आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो न्यू कैंडिडेट है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो अभी तक टेक्स्ट बुक से नहीं जुड़े हैं टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर आज अंतिम दिन है ऑफर का। सबसे मिनिमम प्राइस 449 में स्टील को ग्रैब कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।